हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों देख ही रहे होंगे कि इस समय प्रतिशतता का चैप्टर चल रहा है और आज इसके अंतर्गत हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कि जो है वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्नों को, और उसमें हमने दो टाइप बताया था। एक था एकल वृद्धि या कमी, एक था सतत वृद्धि या कमी। तो एकल वृद्धि या कमी के अंतर्गत दोस्तों हमने कुछ बातें आपको बताई थी, कुछ प्रश्नों को भी बताया था, कुछ हमने उदाहरण भी करवाए थे। तो आज उसी एकल वृद्धि पर आधारित हमने दो प्रश्न और लिए हैं और इसके आगे दोस्तों हम सतत वृद्धि के प्रश्नों को लेकर आएंगे, चाहे सतत वृद्धि हो या फिर सतत कमी हो। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु का मान 75% बढ़कर 1421 रुपया हो जाता है तो वस्तु का वास्तविक मान क्या है। अर्थात पहले समझिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई वस्तु है, वास्तविक मान को हमने क्या कहा था, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये वास्तविक मान 75% बढ़कर, वस्तु का जो पुराना दाम था वो अब क्या हो गया, 75% बढ़कर कितना हो गया, नया मान 1421। तो ये हमें नया मान दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर हमें वास्तविक मान या फिर आप इसे प्रारंभिक मान भी कह सकते हैं या पुराना मान भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, और इसके लिए दोस्तों हमने परसेंटेज कन्वर्जन का तरीका बताया था और उसी परसेंटेज कन्वर्जन से ही हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बताइए कि 75% का परसेंटेज कन्वर्जन क्या होगा। तो हमने इसको अच्छे से बताया है दोस्तों। तो चलिए, 75% मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 75/100 और 25 से काट दीजिए, 25 75, 25 चौका 100, अर्थात ये हो जाएगा 3/4। और हमने दोस्तों कहा था यही है परसेंटेज कन्वर्जन, मतलब 75% 3/4 के बराबर होगा। अब इस 3/4 में हमने ये कहा था कि जो नीचे वाला होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, वास्तविक मान। और चूंकि दोस्तों यहाँ पर बात क्या की जा रहा है, बढ़कर, अर्थात ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ऊपर मतलब जो अंश में लिखा है वो हो जाएगी वृद्धि। मतलब अगर किसी वस्तु का दाम 4 रुपए है और उसको हम 3 रुपया बढ़ाकर बेचे तो उसे अब हम कितने रुपए में बेचेंगे, तो आपका उत्तर होगा कि 7 रुपए में। अर्थात नया मान क्या हो जाएगा, नया मान हो जाएगा हमारा वास्तविक मान प्लस वृद्धि, मतलब कि हो जाएगा 7 रुपए। और यही 7 रुपए नया मान है। और यहां पर देखिए दोस्तों, नया मान कितना दिया गया है, 1421। अर्थात ये 7 1421 के क्या है, समतुल्य है, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 7 2 1421 के बराबर है। तो चलिए, 7 1421 के बराबर है। तो एक का मान अगर हम निकाल दें तो एक का मान हो जाएगा 1421/7। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 0 बढ़ाएंगे, 7 त्रिक 21। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, वास्तविक मान। और यहाँ पर वास्तविक मान कितना है, 4। तो 4 का दाम अगर हम निकाल लें या 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो 203 गुणे 4 कर देंगे। और दोस्तों ये हो जाएगा 4 3 जा 12, कैरी आया 1, 4 0 जा 0, तो 1 ऐड कर देंगे 1 और 4 2 जा 8, 812 रुपया आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। दूसरी चीज, अगर दोस्तों कभी कभी इसी प्रश्न में हमसे वास्तविक मान ना पूछकर क्या पूछ लेता कि वृद्धि बताइए, वृद्धि क्या होगी, तो वृद्धि कितनी है, 3 की। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, चूंकि देखिए एक का मान हमने निकाल दिया है, एक का मान कितना है 203। तो 3 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 203 में हम 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 609 रुपये। ये हो गया 609 की वृद्धि। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम परसेंटेज कन्वर्जन के हेल्प से जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी की पूंजी 208 सही 1/3% बढ़कर कितना हो गया, 7,40,000 रुपया हो गया। तो उसका निवेश को ही दोस्तों हम देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि निवेश को हम यहाँ पर वास्तविक पूंजी भी कह सकते हैं या पुराना मान भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो अटैक होगा वो होगा परसेंट वाली संख्या पर। तो परसेंट वाली संख्या लिखी गई है 208 सही 1/3%। तो इसके लिए दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके बताए हैं, लेक्चर नंबर 1 2 दोनों देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। 208 सही 1/3% को अगर हम दोस्तों सही भिन्न, मतलब ये सही में लिखा गया है, फिर इसको भिन्न में बदल के परसेंट को 1/100 करके करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसके लिए हमने कई सारे तरीके बताए, तो उसी में से हम एक तरीका यहाँ पर यूज कर देते हैं। देखिए 208 सही 1/3% को लिख सकते हैं 200% प्लस 8 सही 1/3
3%। और 200% मतलब हमने कहा था कि 100% का मान होता है 1, तो 200% का मान हो जाएगा 2, और 8 सही 1/3% को हमने कहा था कि ये किसके बराबर होता है 1/12 के। एलसीएम ले लीजिए, 12 दूनी 24 और 1 25/12, जहां पर ये हमारा P है अर्थात वास्तविक मान है। और चूंकि यहाँ पर दोस्तों बढ़कर बात हो रही है अर्थात ये जो क्या हो जाएगा हमारी वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है नया मान क्या प्राप्त होगा, नया मान हो जाएगा हमारा भाई 12 रुपए के सामान पर 25 की वृद्धि अर्थात हो जाएगा 37। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बढ़कर ये हुआ है अर्थात ये हमें यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ये हमें जो दिया गया है ये नया मान प्राप्त है हमें। तो नया मान अर्थात 37, और ये 37 किसके बराबर हो जाएगा, 37 बराबर हो जाएगा 7,40,000 के। और 7,40,000 को हम अंकों में लिख ले रहे हैं, तो यहां से हम निकाल देंगे 1 का मान। तो 7,40,000 को दोस्तों जब हम 37 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है कैंसिल आउट होगा और आ जाएगा यहाँ पर 20,000। ठीक है, मतलब एक का दाम आ गया 20,000। या ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई सामान है, कोई वस्तु है, तो उस एक सामान का दाम 20,000 रुपए है, तो हमें निकालना क्या था, उसका निवेश अर्थात हमें P का मान निकालना है। तो यदि एक का दाम 20,000 है तो 12 का क्या होगा, बस यहाँ पर कर दीजिए। चलिए आगे कर देते हैं। 12 निकालने के लिए दोस्तों हम 20,000 में इसी 12 से गुणा कर देंगे और 12 दूनी 24 अर्थात आ जाएगा 2,40,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अब हम इसके अंतर्गत जो इसका दूसरा टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं सतत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, तो उसके प्रश्नों को लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका, फिर उस पर प्रश्न लेकर हम आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसके अंतर्गत हम ले रहे हैं दूसरा टाइप इसका। पहला था एकल वृद्धि या कमी, ठीक है, और दूसरा है हमारा सतत वृद्धि या कमी। तो सतत वृद्धि या कमी क्या होता है दोस्तों, सतत मतलब होता है, देखिए इसको कह सकते हैं कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड मतलब होता है लगातार, जैसे कॉन्टिन्यू, ठीक है। इंक्रीमेंट वृद्धि या डिक्रीमेंट मतलब डिस्क्रीमेंट कह सकते हैं कमी। तो कॉन्टिन्यू वृद्धि, कॉन्टिन्यूड वृद्धि, सतत वृद्धि मतलब ये हो जाएगा जैसे हम कहें कि दोस्तों किसी वस्तु का दाम P रुपए है, ठीक है, ऐसे समझिए। यदि मान लेते हैं किसी वस्तु का वास्तविक मान P रुपए है और हमने क्या कहा कि उस वस्तु के दाम में R% का हमने क्या किया, वृद्धि किया, ठीक है, या फिर हमने R% का कमी करेंगे तो वस्तु का मान बदल जाएगा दोस्तों, है कि नहीं भाई। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए है, अगर हम किसी वस्तु के दाम में 10 रुपए की वृद्धि कर देंगे अर्थात उसका 110% अगर हम निकाल देंगे तो जो है यहां से देखिए वस्तु का दाम क्या हो जाएगा 11 रुपए। फिर हमने क्या कहा कि इस 11 रुपए पर फिर हम 110% की वृद्धि कर दे रहे हैं। तो ये दोस्तों है क्या, सतत वृद्धि। मतलब कि हमने कहा कि किसी वस्तु का दाम P रुपया है, एक बार हमने क्या किया, पहली बार उसमें R% की वृद्धि करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं X प्राप्त हुआ, ठीक है, या वृद्धि किया या कमी किया। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके दाम में फिर हम दोस्तों R% की वृद्धि कर दे रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इसके दाम में R% की वृद्धि कर दी या कमी कर दी। तो यहां से दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा नया मान प्राप्त होगा। भाई वृद्धि होने के बाद कुछ ना कुछ नया मिलेगा ना। जैसे देखिए 10 रुपए पुराना मान था, हमने उसमें क्या किया 10% वृद्धि अर्थात 110% उसका निकाला, तो देखिए हमें क्या मिल गया 11 अर्थात नया मान प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा R% होगा मेरे प्यारे मित्रों, ये जो है वृद्धि भी हो सकता है, प्रतिशत वृद्धि भी हो सकता है या फिर प्रतिशत कमी भी हो सकता है। जैसे हम कहें कि किसी वस्तु के दाम में हमने R% की वृद्धि किया, फिर उसके दाम में हमने जो प्राप्त हुआ फिर उसके दाम में हमने R% की वृद्धि किया। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं किसी वस्तु के दाम में R% की कमी हुई, फिर अगली साल उसी वस्तु के दाम में क्या हुआ, फिर से R% की कमी हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों नया मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमने इसका सूत्र भी आपको बताया था, लेकिन ये सब लेक्चर नंबर 1 में है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेक्चर नंबर 1 जाकर जरूर देखिएगा। तो नया मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम नए मान को मान लेते हैं A से रिप्रेजेंट करते हैं, A इक्वल टू P। P हमारा क्या है, वास्तविक मान है, और यहाँ से हमने सूत्र बनवाया था, तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस R/100। प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस मतलब यहाँ पर हो जाएगा अगर हम R% की वृद्धि करें, ठीक, और माइनस मतलब हो जाएगा यदि हम R% की कमी करें। और लेकिन अब 2 बार हुआ है जैसे दोस्तों, तो एक बार के लिए 100 प्लस माइनस R/100, ठीक है, और ये हम परसेंट वाला चीज होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस R% बाई
100। तो चूंकि 2 बार किया, अगर यही हम 3 बार करते फिर वस्तु के दाम में हम 8% की वृद्धि या कमी करते तो फिर हम क्या ले लेते 100 प्लस माइनस आर बाई 100। तो इस तरीके से दोस्तों हमें नया मान निकल के प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गया सूत्र, ठीक है, ये तो हो गया हमारा सूत्र। अब चलिए हम कन्वर्जन वाला मेथड यूज करके जो है उसके मतलब इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सतत वृद्धि और कमी पर आधारित सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न इसी टाइप का होगा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उसका टाइप सेम यही होगा, ठीक है। जैसे प्रश्न क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की 2020 में आय मतलब रुपया है दोस्तों, आयु नहीं है, आयु में यहाँ पे छोटा मंत्र होता है वो उम्र वाला हो जाता है, ये आय है, आय x रुपया हो तब 2022 में उसकी आय क्या होगी जबकि वृद्धि 10% हो। मतलब 10% वृद्धि 2021 में भी होगा और 10% की वृद्धि 2022 में होगा, इसीलिए हमने कहा कि वृद्धि सतत है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपको जो है एक तरीका बताते हैं, या आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्तों हम आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं, आपको सूत्र बना के दिखाते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें सूत्र को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम कहें कि क्रमिक सतत वृद्धि को हम क्रमिक वृद्धि भी कह सकते हैं, या फिर हम सतत कमी को क्रमिक कमी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम 3 टाइप लेंगे। जैसे पहला टाइप क्या होगा कि दोनों वर्ष जैसे 2021 और 22 की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 2021 ले लिया और 2022। मान लीजिए 2021 में भी वस्तु के दाम में 1% की ये वृद्धि हुई। दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 बताया था कि अगर हम एरो ऊपर वाला लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि, और अगर हम एरो डाउनवर्ड लेंगे तो हम इसको कहेंगे कमी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले वर्ष मतलब 2021 में किसी वस्तु के दाम में 1% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसी वस्तु पर सेम वस्तु पर जो है 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो ओवरऑल इस दौरान होगा क्या, अगर दोनों साल वृद्धि हो रही तो ओवरऑल जो होगा वो वृद्धि ही निकल के आएगा, ठीक है। और मतलब ये जो वृद्धि आएगी परसेंट में निकल के आएगी, परसेंटेज वृद्धि कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए पहली साल भी जो है प्रतिशत कमी हुई, दूसरी साल 20% की जो है वस्तु के दाम में कमी हुई, तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आएगा, परसेंटेज कमी निकल के आएगा। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है, तीसरा स्टेप यहां पर है कि यदि किसी वस्तु के दाम में 1% की क्या हुई, वृद्धि हुई और दूसरी साल उस वस्तु के दाम में 20% की कमी हुई, तब दोस्तों यहां पर यह डिफाइन करना जो है थोड़ा सा टफ होगा कि वृद्धि होगी कि कमी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कह दे रहे हैं कि यहां पर जो होगा ये आएगा आपका परसेंटेज परिवर्तन आएगा। परसेंटेज परिवर्तन में अब क्या आएगा वो तो डिपेंड करेगा कि साइन पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम यहां पर नेट ऐसे लिख दे रहे हैं, नेट परसेंटेज परिवर्तन बराबर, नेट परसेंटेज परिवर्तन बराबर हम कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में तो क्लियर है कि भाई अगर दोनों साल वृद्धि हुई तो फाइनल वृद्धि होगी, दोनों साल कमी हुई तो फाइनल कमी होगी। लेकिन अगर एक साल वृद्धि हो रही दूसरी साल कमी हो रही, या पहली साल में ही कमी हो रही दूसरी साल में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि उत्तर जो आ रहा है उसका साइन क्या है। अगर उत्तर जो प्राप्त हुआ, अगर जो उत्तर प्राप्त हुआ वो पॉजिटिव का प्राप्त हुआ, पॉजिटिव का, तब तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और अगर जो उत्तर प्राप्त हुआ वो उत्तर में ऋणात्मक अंक प्राप्त हुआ, जैसे -3 प्राप्त हुआ, तो हम वो जो है माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि कमी हुई है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3% की कमी। और अगर मान ली पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे 3% की वृद्धि कहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसके लिए एक सूत्र है जो कि आप लोग जानते भी होंगे। तो इस तरीके से देखिए नेट परसेंटेज परिवर्तन का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस ए। प्लस माइनस क्यों हमने लिया, प्लस इसलिए लिया कि अगर वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे, कमी होगी तो माइनस लेंगे। प्लस माइनस बी मतलब अगर दूसरी साल भी वृद्धि हुई तो प्लस लेंगे, अगर दूसरी साल कमी हुई तो माइनस लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लेंगे प्लस, इसके बाद देखिए यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी, और यहां पर ओवरऑल इसका हो जाएगा टोटल अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है निकल के आ गया फार्मूला नेट परसेंटेज परिवर्तन का। और ये जो आएगा दोस्तों
ये ओवरऑल जो है परसेंट में निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अब हम यहां पर, ये तो मेन फार्मूला हो गया, अब इसके 3 डेरिवेटिव होंगे। 3 डेरिवेटिव में हम अलग अलग कर दे रहे हैं, अगर आपको जो वो सही लगेगा तो ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो ये मेन फार्मूला यही है। ठीक है, तो पहला कंडीशन यहां पर बनाते हैं कि क्या होगा जब दोनों वृद्धि हो, ऐसे कह लीजिए दोस्तों कि जब दोनों वृद्धि हो, तो यहां पर नेट परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा, जब दोनों वृद्धि होगी दोस्तों, तो यहां पर ये दोनों पॉजिटिव लेंगे। अब हम क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100% हो जाएगा। ठीक, दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं, जब दोनों कमी हो, जब दोनों कमी होगा तो यहां पर माइनस ए माइनस बी प्लस, अब देखिए दोनों ये दोस्तों हम क्या लेंगे, माइनस इसको भी लेंगे और माइनस इसको भी लेंगे, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा a गुणे बी बटा 100%। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, जैसे यहां पर आएगा ना माइनस ए गुणे माइनस बी, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, तो यहां पर हम a गुणे बी भी कह सकते हैं। इस चीज को यहां पर फोकस करिएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन इसमें निकल के आएगा कि जब एक वृद्धि हो और एक कमी, जब एक वृद्धि हो और दूसरा क्या हो, एक वृद्धि और एक कमी की बात होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब एक वृद्धि के लिए हमने क्या कहा था कि प्लस होता है, यहां पर हो जाएगा प्लस ए, दूसरा मान लीजिए कमी है तो माइनस बी। ठीक है, और यहां पर देखिए दोस्तों हम प्लस लगाते हैं, अब एक वृद्धि के लिए हम प्लस ए लेंगे और एक कमी के लिए हम माइनस बी लेंगे और आउट ऑफ 100। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ओवरऑल परसेंट निकल के आएगा, तो ओवरऑल आगे हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक, और देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ए बी माइनस ए गुणे बी बटा 100%। तो ये है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आइए हम क्वेश्चनों को लगाते हैं इस पर। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हमने ले लिया है ये प्रश्न और इसको हम सूत्र के माध्यम से भी हल करेंगे और परसेंटेज कन्वर्जन के भी माध्यम से हल करेंगे। तो दोस्तों कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तब उसकी खपत 20% कम हो जाती है। बात सही लिखा गया है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, देख लीजिए, सही बात है कि अगर किसी चीज का दाम बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उसकी खपत को ही जो है डाउन कर देते हैं। तो वही लिखा गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तब उसकी खपत 20% कम हो जाती है। उस वस्तु के व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। अब यहां पर दोस्तों हमें पता नहीं है कि वृद्धि होगी कि कमी होगी, क्योंकि हमने बताया था ना, तीसरा वाला कंडीशन याद रखिए कि अगर एक वृद्धि हो और एक कमी हो तो यहां पर क्या होता है, परसेंटेज परिवर्तन होता है। तो परसेंटेज परिवर्तन का फार्मूला हमने बताया आपको, परसेंटेज परिवर्तन का फार्मूला हमने बताया क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी पूरे का बटा 100। तो चलिए यहां पर बात करते हैं। अब देखिए 30% की वृद्धि का क्या मतलब हो जाएगा, ए का मान तो हो जाएगा प्लस 30%, प्लस इसलिए लेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है, और बी वाला क्या हो जाएगा, खपत में 20% की कमी, तो कमी मतलब होता है माइनस, तो यहां पर हम ले लेंगे माइनस का 20%। आइए फार्मूले पर रखते हैं, तो यहां पर प्लस 30 लेना है तो प्लस 30, यहां पर माइनस का 20 प्लस, यहां पर प्लस का 30 लेंगे तो 30 हो जाएगा, और यहां पर हम क्या करेंगे, सॉरी, इनटू यहां पर माइनस का 20 लेना है तो माइनस का 20 और पूरे का बटा यहां पर हो जाएगा 100। तो यहां पर देखिए 30 में से 20 निकालेंगे दोस्तों, बचेगा 10, और यहां से देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, और 3 2 जा 6 मतलब क्या आ जाएगा 600 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 100 माइनस 0 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 10, 6 आ गया, मतलब 100 6 जा 600, तो यहां से माइनस करेंगे, अब ये आया 4%। अब देखिए दोस्तों ये 4 जो आया है पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है, ये जो 4 आया है ये कैसा नंबर आया है, पॉजिटिव आया है। अगर पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब कि ऑप्शन में आपके लिए इस तरीके से लिखा हो गया होगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन लिखा गया होगा 4%, तो इस तरीके से लिखा होगा 4% की कमी, 4% की वृद्धि, और 2 ऑप्शन कुछ और लिए होंगे, तो यहां पर क्या लेंगे हम 4% की
वृद्धि हुई है, क्योंकि प्लस आया है तो ये वाला हमारा इस तरीके से ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको जो है हम कन्वर्जन मेथड से भी लगा के आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फोकस करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है। तो दोनों को हम चेंज कर लेंगे। 30% मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा 3/10 परसेंटेज कन्वर्जन। अर्थात हम कह सकते हैं कि वास्तविक मान इसका क्या था, वास्तविक मान जो था वो 10 था और 10 पे क्या हुआ, क्योंकि वृद्धि कह रहा है तो 10 पर 3 की वृद्धि, अर्थात 10 बढ़कर कितना हो गया, 13। इसके बाद क्या है, 20% की यहां पर वृद्धि था और 20% की यहां पर क्या है, कमी है। और 20% कन्वर्जन होता है 1/5, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मान, और वास्तविक मान पे 1 की कमी, वास्तविक मान पे 1 की कमी, ये क्या है, 1 की कमी करेंगे, अर्थात 5 रुपए का सामान 1 रुपए की कमी पे 4 रुपए में बिकेगा। तो वही हम लिख देते हैं कि पहले दाम कितना था, वास्तविक मान 5 रुपया था, लेकिन 1 रुपए की कमी करने के बाद वह कितने में बिक रहा है, 4 रुपए में बिक रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके से सेटअप पूरा हो जाए तो इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, गुणा करना होता है, जोड़ना नहीं है, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 10 और 5 का जब हम गुणा करेंगे 10 बचे 50, और यहाँ पर भी गुणा करेंगे 13 चौका 52। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बताइए कितने की वृद्धि हुई। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है ना कि 50 रुपए का सामान हम कितने में बेच दे रहे हैं, 52 में। तो यहाँ पर हो रहा है क्या, वृद्धि। अगर वृद्धि हो रहा है तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगा। कितने परसेंट की होगी, ये चलिए निकालते हैं। देखिए 5 52 हो गया, अर्थात कितने रुपए की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, ठीक है ना। और 2 की वृद्धि किस पर हुई है भाई, 50 से 52 हुआ तो 2 की वृद्धि 50 पर हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप बताइए। वृद्धि निकालने के लिए वृद्धि करते हैं और नीचे हम ले लेंगे हमारा जो है वास्तविक मान जो है 50, तो डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। वृद्धि 2 की हुई है, किस पर हुई है, 50 पर, तो 100%, यही तो होता है वृद्धि बटे वास्तविक मान गुणे 100। 50 से काटिए, 50 से 50, 50 दूनी 100, और यहां से करेंगे 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 मतलब हो जाएगा 4%। देखिए वहां पर भी 4% आया था, यहां पर भी हमारा 4% आ गया था। ये कन्वर्जन मेथड है दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न ले लिए हैं हम, और ये लगभग आप देखे ही होंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसी भी चीज़ का, या मैथ अगर आपने कंटिन्यू पढ़ा होगा, प्रैक्टिस में होगा आपके मैथ, तो आपने इस प्रश्न को बार बार देखा होगा कि आयोग चाहे जो एग्जाम हो ऐसे प्रश्न बार बार पूछता है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, या जो है एक आयत की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए, मतलब लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, या किसी वृत्त के क्षेत्रफल की बात अगर करें तो वहाँ पर वृत्त के में क्या होता है, वृत्त में होता है त्रिज्या, तो कहेगा वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए या 10% की कमी कर दी जाए तो ओवरऑल क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ही मान दिया गया है, 10% की वृद्धि, ठीक है ना। तो वर्ग का जो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं इसके, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, और इसके भुजा में क्या किया जा रहा है, 10% की वृद्धि की जा रही है दोस्तों, है ना। 10% की क्या की जा रही है, हर भुजा में 10% की वृद्धि की जा रही है। तो यहाँ पर आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हमने जो सूत्र बताया है तो उस सूत्र में तो जो है 2 वैल्यूज होती है, लाइक इस तरीके से कि होता है a प्लस बी, a प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस a गुणे प्लस माइनस b बटा 100। अब यहां से आप ये सोचे कि यहाँ पर a तो दिया गया है, 1 दिया गया है, लेकिन b कहाँ है। तो दोस्तों आप देखिए ना कि इसके जो है भुजा गुणे भुजा, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई थोड़ी नहीं देगा, इसकी लंबाई भी सेम होती है, चौड़ाई भी सेम होती है, तभी तो उसे वर्ग कहते हैं हम। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, a भी हमारा कितना हो जाएगा 10, और b भी को हम 10 ही मानेंगे। तो दोनों बार वृद्धि हो रही है, इसलिए हम प्लस वाला साइन लेंगे, मतलब 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा 100, और 10 और 10 हो जाएगा 20, और यहाँ पर देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 अर्थात 21
21 20 और 1 21% की क्या हो जाएगी क्षेत्रफल में, जो कि धनात्मक आया इसलिए उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब इस प्रश्न में ये कह रहा था कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल भी उसका जो है 21% बढ़ जाएगा। चलिए कन्वर्जन से देखते हैं, यहीं पर देख लीजिए कन्वर्जन छोटा सा है। अब 10% मतलब दोस्तों 10% की वृद्धि क्या क्या मतलब होगा 10/100 और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे अर्थात कहेंगे 1/10। ठीक है, मतलब प्रारंभिक में उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर या मीटर की थी, बाद में 1 की वृद्धि होकर उसकी भुजा 11 सेंटीमीटर हो गई। हम यूनिट यूज कर दे रहे हैं ताकि समझने और कहने में थोड़ा अच्छा लगे। अदरवाइज ये जो है ये क्या है दोस्तों, ये जो भिन्न है या किसी परसेंट को अगर हम भिन्न के फॉर्म में लिखते हैं और उसका सरलतम रूप अगर हम सरलतम रूप में लिख देते हैं तो इसी को हम अनुपात भी कह सकते हैं। तो ये अनुपात की कोई भी मात्रक नहीं होती, इसलिए हम इसके साथ कोई मात्रक यूज नहीं करते, हम यूनिट कह सकते हैं दोस्तों। कि अगर वर्ग की प्रारंभिक भुजा 10 यूनिट थी तो नई भुजा उसकी क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी भाई, उसमें 1 की वृद्धि। और ये क्या थी, प्रारंभिक भुजा की लंबाई थी। तो प्रारंभिक भुजा की लंबाई अगर 10 यूनिट थी तो 1 की वृद्धि होकर 11 यूनिट हो जाएगी। चूंकि भुजाएं दोनों सेम होती हैं, भुजा गुणे भुजा होता है, इसलिए यही प्रोसीजर हम एक बार और रिपीट करेंगे। तो फिर प्रारंभिक भुजा 10 है तो वृद्धि होकर 11 हो जाएगा। इस तरीके से अब हमने क्या बताया था कि यहाँ पर करेंगे गुणा, तो 10 दहाई 100, 11 ग्रहिया में 121, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 21 यूनिट की वृद्धि हुई। अर्थात परसेंटेज वृद्धि अगर हमें निकालना है तो हम कहेंगे वृद्धि 21 की वृद्धि किस पर हुई है दोस्तों, 100 पर, क्योंकि 100 से बढ़कर 121 हुआ था। तो 100 और गुणे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा 21%। ठीक है, और 21% चूंकि धनात्मक आया है इसीलिए वृद्धि। तो आपने देखा सूत्र से भी, देखिए सूत्र हमने यहाँ पर लगाया था, ये भी है और ये भी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है दूसरा एक प्रश्न ले लिए हैं। कह रहा किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 8 से 1/3% की कमी हुई तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी या कमी होगी, कुछ पता नहीं है अभी क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अगर जो हमने सूत्र बताया था आपको, उस सूत्र में भैया मेरे अगर आप जैसे देखिए एक बार रख के दिखा देते हैं ताकि आपको खुद एहसास हो जाए कि वाकई में सूत्र पे रखना तभी आसान होगा ना जब आपको पूर्णांक दिया गया होगा, पूर्ण संख्याएं दी गई होंगी, जैसे 10, 20, 15, 16। लेकिन जैसे ही दशमलव या भिन्न की संख्याएं आएंगी वैसे ही कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। जैसे देखो देखिए कब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि मतलब हो जाएगा 12.5% की वृद्धि हुई। ठीक है, 12.5 प्लस लेंगे माइनस 8 सही 1/3% की कमी हुई तो माइनस लेंगे, फिर प्लस 12.5 गुणे 8 सही 1/3 और ये हमारा माइनस का होगा बाई 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 12.5 माइनस 8 3 24 1 25/3 कर लेंगे और प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। फिर 12.5 8 3 24 1 25 4 आ जाएगा, सॉरी 8 3 24 1 25/3 आ जाएगा नीचे। और देखिए दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रहा है, टाइम टेकन है। उसके बाद भी जो अगर आप जल्दीबाजी में थोड़ा सा भी दशमलव का मिस्टेक कर दिए ना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के लिए परसेंटेज कन्वर्जन ही बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए करेंगे क्या, लिख लीजिए 12.5% और क्या है 8 सही 1/3%। 12.5% को दोस्तों हमने आपको बताया है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/8 और इसको लिख सकते हैं हम 1/12। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर कमी हो रही थी, मतलब ये हमारा 8 पर 1 की वृद्धि, तो 8 क्या बन जाएगा 9 और 12 पे 1 की कमी अर्थात 12 क्या बन जाएगा 11। कर लीजिए गुणा 12। और एक चीज और है दोस्तों, देखिए 12 8 96 और 11 9 99। थोड़ा सा जो है अंक बड़े बड़े हो रहे हैं। हमने बताया था एक चीज और कि कैलकुलेशन तभी बहुत आसान होगा जब नंबर छोटे छोटे होंगे। जैसे 2 का गुणा 3 से करिए तो 3 दूनी 6, आसान है। लेकिन अगर हम कह दें कि जो है 12 का गुणा 24 के साथ करिए तो जैसे जैसे अंक बड़े हो जाते हैं कैलकुलेशन भी टफ होता चला जाता है। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, मेन उद्देश्य तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अंक जितने छोटे होंगे कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पर दिए गए अंकों को इस तिरछा गुणा तिरछे में काट सकते हैं। जैसे ये नीचे वाले से ये ऊपर वाला, इस नीचे वाले से ये ऊपर वाला काटा जा सकता है, सामने सामने नहीं। तो चलिए काट लेते हैं 4 से। 4 से तो कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 चौक
12 और 3 त्रिका 9। अब आइए हम गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 11 तिहाई 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि +1 की क्या हो रही है, +1 की यहाँ पर हो रही है वृद्धि, और 1 की वृद्धि किस पे हो रही है, 32 पे। तो हमें अब तो यहाँ से पता चल गया ना कि यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि एक बढ़ रहा है, 32 से 33 हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर तो वृद्धि ही हुआ ना। फाइनली ये तो पता चल गया कि हमें वृद्धि होगा। कितने परसेंट का होगा वो ये निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए वृद्धि को ऊपर रखिए। वृद्धि हो रहा था 1 का, किस पर हो रहा था, 32 पर, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। यहाँ से काटिए 4 से, 4 बटे 32 और 4 से काटेंगे हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25/8, और इसको मिक्स में लिख दीजिए 8 त्रिक 24 सही 1/3 1/8 दोस्तों 8 कैसे आया है यहाँ पर दिखा देते हैं। भाग करेंगे ना, 8 त्रिक 24 बचेगा 1, तो इसको लिखेंगे हम सही में, और तो 3 सही 1/8%। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होता है। यहाँ पर भी आप सॉल्व करते हो ओवरऑल ना, तो वही आता 8 सही 1/3% ही आता। ठीक है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा लेंदी है, तो कन्वर्जन सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पैटर्न हमने आपको बता ही दिया है। इसमें देखिए क्या होगा, कह रहा है प्रश्न खुद बना सकते हैं आप, हजारों प्रश्न बना सकते हैं कि किसी आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि की जाए, मतलब 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाए, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई में 40% की कमी की जाए, तो ओवरऑल परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे भिन्न में, और ये हो जाएगा हमारा, इसको चेंज करते हैं तो इसको कहेंगे, ये आ जाएगा 2/3, और ये 40% मतलब आ जाएगा दोस्तों 2/5। ठीक है, अब ये क्या है, वृद्धि है। देखिए एरो वाली ऊपर वाली साइन मतलब क्या शो करेगी, वृद्धि, और नीचे वाली साइन क्या शो करती है, कमी। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर 3 पर 2 की वृद्धि, अर्थात 3 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है वृद्धि था ना, 3 पर 2 की वृद्धि, और यहाँ पर 5 पर 2 की क्या हो जाएगी, कमी। तो 3 पर 2 की वृद्धि मतलब 3 5 बन जाएगा, और 5 पर 2 की कमी अर्थात 5 3 बन जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। इसके बाद हमने क्या कहा था, तिरछे में अगर कट सकता है तो काट लीजिए। तो देखिए 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, अर्थात यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो गया 1 × 1, और यहाँ पर दोस्तों हो गया 1 × 1, अर्थात 1 × 1 मतलब 1, और यहाँ पर आ गया 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या वृद्धि हुई, नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है ना, नो चेंज। तो यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज परिवर्तन जो होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात आंसर में उसमें लिखा रहेगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो इस बार कोई परसेंटेज परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले जो है क्षेत्रफल का परसेंट था, वो बाद में भी क्षेत्रफल का वही सेम परसेंटेज वही रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है। कल हम इस पे और प्रश्नों को करेंगे और एक नए नियम की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।